हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ ल्हासा की ओर। पहला प्रश्न, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? का उत्तर होगा कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। छड़ एक प्रकार का नशा होता है, उसे पीकर वे लोग मस्त हो जाते थे और तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते थे। अगला प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय सन 1929-30 की बात है ये। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून नहीं होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस कारण से हमेशा यात्रियों की जान जोखिम में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था और वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उसे वहां से वापस उल्टा आना पड़ा, इस वजह से वे पिछड़ गए थे। अगला प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है इसका, शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनके पास जाकर सुमति गंडा बांटते थे। बोध गया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी। लेखक उस समय इनके अध्ययन में रम चुका था, इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला पॉइंट है इसमें, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखारी के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा, चोरी के डर से भिखारियों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इस कारण लेखक को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा और लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ भी गए थे। अगला प्रश्न,
प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुला था, जिसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें नहीं थी और महिलाएं पर्दा भी नहीं करती थी। वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी। जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। समाज में मदिरा पान का रिवाज था और लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। अगला प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, या लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, अथवा लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका सही उत्तर होगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आते हैं अब आपके रचना और अभिव्यक्ति संबंधित। इसमें प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है, जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे, जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते थे। सुमति उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान थे, जो उन्हें बोध गया से लाए गंडे दिया करते थे। अगला पॉइंट है, सुमति समय के पाबंद थे, टाइम के पंक्चुअल थे। वे समय पर लेखक के न पहुंचने पर नाराज हो गए थे। सुमति लालची स्वभाव के भी व्यक्ति थे। वे यजमानों में बोध गया से लाए गंडे समाप्त होने पर साधारण कपड़े का गंडा उन्हें देकर धन प्राप्त करते थे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। वे आतिथ्य सत्कार में कुशल थे। उन्होंने लेखक को इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया था। अगला प्रश्न, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र ही पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है? तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो कि नेपाल का पड़ोसी देश है।
इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक है और दूर दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक ओर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ है। होंगला यहाँ का दुर्गम डांडा है और बीच में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। जबकि हमारे राज्य की स्थिति यहाँ से बिल्कुल अलग है। यहाँ की जलवायु अनुपम है, रास्ते भी सरल है और चारों तरफ आबादी है। अगला प्रश्न, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो ये जो पाठ आपके दे रखे हैं, दो बैलों की कथा, ये एक विधा इसकी कहानी है। लासा की ओर की विधा यात्रा वृतांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसकी विधा एक निबंध है। और सांवले सपनों की याद, यह एक संस्मरण है। तथा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यह एक रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते, यह एक व्यंग्य विधा है। मेरे बचपन के दिन, यह भी एक संस्मरण है। तथा एक कुत्ता और एक मैना, यह निबंध की एक विधा है। और प्रस्तुत विधा लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृतांत है, अन्य विधाओं कहानी, संस्मरण, व्यंग्य, निबंध आदि से अलग है। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इससे तिब्बत का भौगोलिक परिदृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है। वहाँ के सुनसान इलाकों, पहाड़ी भागों के अलावा सामाजिक रीति रिवाजों, भाषा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस तरह यह अन्य विधाओं से अलग है। अगला प्रश्न, अब आते हैं भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, वो फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। इन तीनों का एक ही अर्थ है कि ये सुबह जल्दी गांव में थे। अब नीचे दिया गया वाक्य को अलग अलग तरीकों में लिखिए। वाक्य है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसको आप किस प्रकार से अन्य तरीके से कह सकते हैं? यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। और दूसरा तरीका है, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है और कभी लगता था कि पीछे जा रहा है। अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस पाठ में जो आंचलिक शब्द आए हैं वे हैं फरी कलिंगपोंग, चोड़ी, खोटी, राहदारी, थोंगला, डांडा, कुची कुची, लंकोर, कंडे, बीटा, थुक्पा, गांव गिराव, भरिया, गंडा, कंजूर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। वैसे इस तरह के प्रश्न भी नहीं आते हैं, परंतु आपके ज्ञान वर्धन के लिए इस तरह के प्रश्न हमने करवा दिए हैं। इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित है: मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन,
हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली चिरी बत्तियां। नेक्स्ट है, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगों के या भिखारी के वेश में की, क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं? तो तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें हैं। लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। औरतें चाय बनाकर दे देती है। वहां घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने चाय बनाई जा सकती है और महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडे क्या है? वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न है? तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। ये 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास गांव न होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है। अगला प्रश्न, लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहां के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया है? लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहां किले बने हुए थे। इन किलों में कभी चीनी सेना रहती थी। आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे हैं। कुछ किसानों ने आकर यहाँ बसेरा बना लिया है, इसलिए इन्हें परित्यक्त कहा है। अगला प्रश्न, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिखमंगों का वेश बनाकर यात्रा की और डाकुओं जैसे किसी को देखते ही टोपी उतारकर कुची कुची एक पैसा कहकर यह बताता है कि वह भिखारी है। अगला प्रश्न, कंजूर क्या है? इनकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। यह मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। ये प्रतियां भारी है। इनका वजन 15-15 सेर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। यहाँ सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र है। एक ओर हरी भरी घाटियां और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वत है। इनके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान हैं जिन पर कम ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे? सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे। वे तिब्बत में धर्मगुरु के समान माने जाते थे। सुमति बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़कर गांठ लगाकर गंडा बना लेते थे। इन गंडों को वे अपने यजमानों में बांटकर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। बोध गया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते तो वे किसी भी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों में बांटने लगते ताकि वे दक्षिणा पाते रहे। इस तरह वे लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा उठाते थे। अगला प्रश्न, डांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए।
तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह है जो कि समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह सुंदर स्थान निर्जन एवं सुनसान होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ के अलावा चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता बढ़ाती है। एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां हैं, तो दूसरी ओर घाटियों में विशाल मैदान हैं। वहां भीटे जैसे पहाड़ों पर न हरियाली दिखती है और न बर्फ। यह मिला जुला रूप प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा देता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है? लासा की ओर पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी खेती करता है। इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता। खेती का इंतजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है, जो जागीर के मजदूरों के लिए राजा जैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।